So this is our 11th lecture of P block elements and लास्ट लेक्चर से हमने ऑक्सीजन फैमिली कवर करना स्टार्ट किया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी लास्ट लेक्चर में। आज भी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बोला था कि लास्ट लेक्चर में कि नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अ टेबल, जो 7.6 टेबल है उसको डिस्कस करेंगे सो दैट कि हमारी सारी चीज़ें वापस से एक बार रिवाइज हो जाएंगी। तो चलिए यही टेबल को डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। आप ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का 16 होता है, फिर सेलेनियम का 34, 52, 84। तो नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है विच है ना, और नीचे जाने पर एटॉमिक मास भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मालूम है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे। कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो नीचे जाने पर आप सीधे देख रहे हैं 66 है, 104, 117, 37, 46। तो नीचे जाने पर सीधे सीधे बढ़ रहा है एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। तो नीचे जाने पर जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है, देख सकते हैं आप नीचे जाने पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली वैल्यूज देखिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कराया जाता है एटम को तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। वापस से सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एटम को एक्सेप्ट कराया जाता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो ऑक्सीजन को मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीजन को हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सो 141 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगा अगर 1 मोल ऑक्सीजन हमने लिया है तो। समझ गए? ऐसे ही अगर हमने सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो जाएगा, 200 किलो जूल। सेलेनियम में 195, फिर 190, फिर 174। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, या मैं बोलूँ कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है ग्रुप 16 में। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी याद करने को बोला था और वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लाइन बताई थी, आज के लिए भी इम्पोर्टेंट लाइन है। सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है अपने ग्रुप के अंदर। ठीक है, चलिए ये याद कर लेंगे। बाकी आप देख रहे हैं 141 है, फिर 195 है, सबसे ज़्यादा सल्फर का है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, मतलब सबसे कम किसका है, सबसे कम है ऑक्सीजन का, समझ गए, और सबसे ज़्यादा किसका है, सल्फर का। तो अगर 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 एक सेकेंड इसको मिटा दूं तो ये सब, बहुत लोग तो अभी जगे ही नहीं होंगे, सो रहे होगे तुम। अब देखो उठ उठ के आ रहे हैं, 6 लोग हो गए। चलो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो सबसे कम कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद बढ़ेगा किसका, ऑक्सीजन के बाद कौन आ रहा है, ऑक्सीजन के बाद कौन आ रहा है, 141 के बाद 174 है ना, पोलोनियम है। और उसके बाद कौन है, टेल्यूरियम है। ठीक है, उसके बाद कौन है, सेलेनियम है, और उसके बाद कौन है, सल्फर है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो गया। देख लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर तुम्हारे सामने है। बात समझ गए हो ना? ठीक है, बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1313, 14, 1314 ऑक्सीजन की है, फिर 1000, फिर 941, 869, 813। तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, तो ये तो ट्रेंडिंग है।
नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे जाने पर डिक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हो अपने सामने, ठीक है। डेंसिटी नीचे जाने पर इंक्रीज करता है। ये सब याद रखना है, मैं वापस से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन ये सब याद रखना है तुमको। तो नीचे जाने पर डेंसिटी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट का देखो क्या हो रहा है, 55, 393, 490, 725, फिर 520। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन क्या आएगा बेटा, कि ऑक्सीजन का सबसे कम हो गया, फिर उसके बाद सल्फर हो गया, फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सल्फर के बाद सेलेनियम हो गया, फिर टेल्यूरियम हो गया, और उसके सॉरी उसके बाद पोलोनियम आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, टेल्यूरियम का। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, 90 है ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बहुत कम है। फिर उसके बाद देखो 718, 958, 1260 और 1235, समझ गए। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे कम है ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर पोलोनियम है, ठीक है, और सबसे लास्ट में टेल्यूरियम। तो सेम ऑर्डर किसका हो जा रहा है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर हो जा रहा है। ये भी आप लिख सकते हो, ये वाला और ये वाला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाला। चलिए बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीजन के केस में आपको कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, वो तो मैंने जिक्र किया था आपको। -2 मोस्ट कॉमन है, -2 मिलेगा आपको, -1 भी मिल जाएगा कभी कभी, ठीक है। हम बातें करेंगे परऑक्साइड की, तो परऑक्साइड में -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। फिर हमने बात किया था O2F2 के अंदर +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा था, और OF2 के अंदर बात किया था हमने +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा था, ठीक है। ऐसे ही सल्फर में -2, +2, +4, +6, क्योंकि सल्फर अपनी ऑक्टेट को भी एक्सपेंड कर सकता है, अपनी कोवेलेंसी बढ़ा सकता है, ठीक है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है, -2, +2, 4 और 6। फिर -2, +2, 4 और 6 ऐसे ही सेलेनियम में भी है। सल्फर और सेलेनियम में एक जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद टेल्यूरियम में भी वही है, -2, +2, 4, +4 और +6। और लास्ट में पोलोनियम 2 और 4 ही शो करता है सिर्फ, और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो ये सब याद रखने वाली बातें यार, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये सब याद रखने वाली बातें, ठीक है। अगर कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना तुम लोग। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग शायद एनोमोलस बिहेवियर पढ़ रहे थे, तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, एनोमोलस बिहेवियर को शायद से। एक बार एनोमोलस बिहेवियर से वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एनोमोलस बिहेवियर से वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। मैंने ये भी बताया था एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अपने ग्रुप में अपने आप को सबसे हटके बोलता है कि मैं सबसे हटके हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। बात समझे, तो इसी का मतलब है एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। चलिए पढ़ लेते हैं। The anomalous behavior of oxygen, like other member of P block present in the second period, is due to its, क्यों है, मतलब anomalous behavior क्यों शो करता है, उसके पीछे का पहला रीज़न है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ये कारण हो गया स्मॉल साइज, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एनोमोलस बिहेवियर ऑक्सीजन का क्यों पाया जाता है, तो पहला कारण है ड्यू टू स्मॉल साइज, फर्स्ट कारण होगा ड्यू टू स्मॉल साइज,
दूसरा कारण क्या होगा? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों रीज़न याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, लेकिन H2S सल्फर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही है। तो सबसे पहला एनोमलस बिहेवियर क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहला एनोमलस बिहेवियर क्या हो जाएगा? इन H2O hydrogen bonding occurs, but in H2S hydrogen bonding doesn't occurs. So this is anomalous behavior का पहला पॉइंट हो जाएगा, ये anomalous behavior में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है तुम्हें नींद आ रही हो, मैंने गलती कर दी सुबह इनऑर्गेनिक रख के, इनऑर्गेनिक को सुबह नहीं रखना चाहिए था मुझे। सोने का मन करे तो बताना। आगे देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट इट्स कोवेलेंसी टू 4। तो मैक्सिमम जो कोवेलेंसी होती है ऑक्सीजन की वो 4 होती है, एंड इन प्रैक्टिस रेयरली एक्सीड्स 2, बट वास्तविकता में वो 2 को भी एक्सीड कभी कभी करता है। ऑन दी अदर हैंड इन केस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप द वैलेंसी शेल कैन बी एक्सपेंडेड एंड कोवेलेंसी एक्सीड्स 4। तो सेकेंड वाला, सेकेंड एनोमलस बिहेवियर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट डिलीट कर रहा हूँ अब यहाँ से, ठीक है, और सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ। आलस मत करना लिखने में। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है? ऑक्सीजन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 and rarely exceeds 2. Rarely exceeds 2. But other elements can have covalency greater than 4 due to availability of vacant d orbital. वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए सेकंड पॉइंट लिख दिया है अपनी भाषा में, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम। ये रहा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा? अच्छा, ऑक्सीजन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इस वजह से उसका जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है वो 4 होता है, बट वो भी रेयरली एक्सीड करता है 2 को। तो मतलब जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 2 ही बनाता है। ये ठीक है? नेट नहीं आ रहा क्या? आ तो रहा है। लिख लिया ना आपने? ये थोड़ा एक्टिव हो जाओ। डिलीट कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट को डिलीट करता हूँ यहाँ से अब, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब बात करते हैं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगी क्या? ऑक्सीजन की, ठीक है। किसकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा? ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
ऑल द सॉरी ग्रुप 16 की बात करें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ टाइप H2E। ठीक है, तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2E टाइप ऑफ हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पर एक, ठीक है, पॉइंट है, अभी देख लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2E टाइप हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स आर गिवन इन द टेबल 7.7। अभी एक टेबल आएगी जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स मिल जाएगी आपको। ठीक है, देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2TE। हाइड्राइड्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है कि एलिमेंट्स, मैं लिख दे रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 react with hydrogen to form hydrides of type H2E। ठीक है, यहाँ पर E क्या है? ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेल्यूरियम हो सकता है और पोलोनियम हो सकता है। समझे? ये बात बोली जा रही है। चलो, तो ये हो गया। एक पॉइंट तो ये बना लो फटाफट, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एसिडिक कैरेक्टर वगैरह पर भी एक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर लिख लेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ टाइप H2E। ठीक है, जैसे कौन कौन सा बना देगा बोलो? H2O बन जाएगा, फिर H2S बन जाएगा, H2Se बन जाएगा, H2TE बन जाएगा और H2PO बन जाएगा, पोलोनियम। लेकिन हम लोग ना पोलोनियम की बात ही नहीं करते हैं एक्चुअली में, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए H2TE तक की बात करेंगे। अगर इसमें बेटा पूछा जाए आपसे एसिडिक कैरेक्टर के बारे में सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा टेल्यूरियम का हाइड्राइड, फिर सेलेनियम और फिर H2S और फिर H2O। ये एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर का भी बना लेना, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे दिया होगा और एसिडिक कैरेक्टर पूछ लेगा सेम क्वेश्चन। छापो जल्दी जल्दी। तो यहाँ से पॉइंट लिखा है द इंक्रीज इन द एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड। पहले ये वाला लिख लो एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, चलो आगे देखो, ये हटा दे रहा हूँ मैं अब। ये ऑर्डर भी हटा दे रहा हूँ एसिडिक कैरेक्टर वाला। चलो आगे ध्यान दो। द इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर, क्यों इंक्रीज करता है एसिडिक कैरेक्टर वो देख लेते हैं। कैन बी एक्सप्लेन in terms of decrease in bond enthalpy for the dissociation of He bond down the group। तो देखो ध्यान से, एक्चुअली में एसिडिक कैरेक्टर कब बढ़ता है? जब H2O से एक H+ निकाल लिया जाए, H2S से एक H+ निकाल लिया जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमको He बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। He बॉन्ड, दिस बॉन्ड should be broken to get H+। बात मेरी समझे? ये He बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा जिससे कि हमें H+ मिल जाए। ठीक है, अबे ये क्या हो गया? रुको एक सेकंड। तो हाँ ठीक है, बात समझ गए ना? तो ये He बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब अगर बॉन्ड तोड़ना आसान होगा तो जल्दी H+ निकल जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नीचे जाने पर, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, मतलब बॉन्ड तोड़ना, He बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है। वो ये बोल रहा है, बात मेरी समझे क्या बोल रहा हूँ?
कि देखो डिक्रीज इन द बॉन्ड एंथैल्पी, डिक्रीज इन द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एच ई बॉन्ड डाउन द ग्रुप। तो नीचे जाने पर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच ई डिक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको ऐसे करके कि बॉन्ड एच ओ एच एस एच एस ई एच टी ई, आपको बताना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा एच ओ का होगा, फिर एच टू एस, फिर एच टू एस ई और फिर एच टू टी ई का, सॉरी एच टी ई। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है ना, एच और ऑक्सीजन, एच और सल्फर के बीच का बॉन्ड, वो है। तो नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने लगती है, नीचे जाने पर बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है। इसलिए एच टू टी ई की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि वो जल्दी H प्लस रिलीज कर देगा। ठीक है, चलो बना लो फटाफट, उसके बाद ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ। ध्यान दो आगे, आगे क्या लिखा है। Owing to the decrease in enthalpy for the dissociation of He bond down the group, ठीक है, the thermal stability of hydride also decreases from H2O to H2PO। तो देखो नीचे जाने पर क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगी। मतलब थोड़ा सा एनर्जी दो दोगे तो जल्दी से कौन टूट जाएगा, पोलोनियम जल्दी टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा H2O, H2S, H2Se, हाइड ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम भी ले लिया। चलो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा ये होगा, सबसे फिर ये फिर ये फिर ये, क्योंकि है ना, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यही है, तो वही वही आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। समझ गए बात। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक और एनोमलस बिहेवियर दिख रहा है ऑक्सीजन का। वो ये है, ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ के सबके पास पोजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सभी हाइड्राइड्स के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट वाटर, एंड दिस कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H2T। तो यहाँ पे मैं ये वाला थर्मल स्टेबिलिटी वाला पॉइंट अब डिलीट कर रहा हूँ और एक नया पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। कहीं पे कोई डाउट होगी तो बोलना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का हमें ऑर्डर चाहिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास H2S, H2Se, H2T और H2, बस H2T ले लो। आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताना है, तो बोलो, बोल क्या रहा है, एंड दिस कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2, तो इंक्रीज कर रहा है तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया। ठीक है, एक ये भी पॉइंट लिख लेना, H2O डज नॉट पोजेस रिड्यूसिंग बिहेवियर। ठीक है, ये भी लिख लेना, H2O डज नॉट पोजेस रिड्यूसिंग बिहेवियर। ठीक है, पॉइंट लिख लेना, H2O डज नॉट possess reducing behavior while other elements of group 16
possess reducing behavior. रिड्यूसिंग बिहेवियर, ये पॉइंट लिख लेना। पता नहीं यार ये हैंग क्यों कर रहा है, एक मिनट रुको तो। एक मिनट रुक जाओ तो बस। ये रहा आगे, लिख लो अब यहाँ से। ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे, H2O does not possess reducing behavior while other elements of group 16 possess reducing behavior. ठीक है, चलिए फटाफट कॉपी करो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। ये टेबल हाइड्राइड्स वाली टेबल देखनी है हमें। चलो आई थिंक हो गया होगा, मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो एक टेबल है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्योंकि टेबल के अंदर बहुत सारी बातें बताएंगी। एक तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, जैसे H2O का मेल्टिंग पॉइंट है 273, फिर 188, फिर 208, फिर 222। तो अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, हम लोग बातें करें अगर मेल्टिंग पॉइंट की, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा H2TE का। फिर कौन होगा उसके, नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, H2O का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर H2TE का मेल्टिंग पॉइंट होगा 222, और उसके बाद H2SE का, और फिर उसके बाद H2S का। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। ठीक है, और सेम ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का भी, सेम ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर सेम है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिख लेना। कोई दिक्कत नहीं है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर सेम। चलो आगे देखो, आप एच ई डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है हाइड्रोजन और उस एलिमेंट के बीच में। तो हम जानते हैं नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही थी, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें पूछा जाए H2O के अंदर, ठीक है, H2S के अंदर, H2SE के अंदर और H2TE के अंदर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाए या बॉन्ड डिस्टेंस ऐसे करके पूछा जाए, फिर हम आंसर क्या बताएंगे, तो आगे जाने पर बढ़ेगी। बस ये सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। अच्छा बॉन्ड लेंथ किसकी, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ किसकी, बॉन्ड लेंथ ऑफ HE, HE की बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। और E क्या है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम। ठीक है, बना लो।
चलो आगे देखो। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल है, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किस केस में है? वाटर के केस में है। H2O, अच्छा कौन सा बॉन्ड एंगल, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे H2O का स्ट्रक्चर देखो बेटा, ऐसा होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना, ये होता है 104 डिग्री। ठीक है, बात समझ गए? ऐसे ही H2S के बीच में, ऐसे ही H2S के बीच का जो बॉन्ड एंगल है ना, वो लगभग क्या बेटा 92 डिग्री है। ऐसे बना लेना, 92 डिग्री हो जाएगा, फिर 91 डिग्री, फिर 90। तो अगर पूछा जाए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। ये सब क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O हो गया, H2S हो गया, H2Se हो गया, और H2TE हो गया। ठीक है, हम लोग किसका ऑर्डर लिखना चाहते हैं? बॉन्ड एंगल का। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किस में है? H2O में है, फिर H2S में है, और फिर H2Se, और फिर इसमें। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया, बना लेना अच्छे से। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया। ठीक है, आगे देखो। डेल्टा एच फ्यूज़न मतलब, डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा, ये फ्यूज़न नहीं होगा। ये सब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अब जो मैंने यहाँ लिखा है। डेल्टा एच फॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा जिसकी स्टेबिलिटी होगी वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी बनाने में। तो ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर -286 है, फिर -20, और फिर 73, फिर 100। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और अच्छा काम करते हैं, ये तो नहीं पूछा जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है, नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। तो नीचे जाने पर आप घटता हुआ देख पा रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये सब देख लेंगे बहुत जल्दी, उसके बाद हम ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी पर। डिसोसिएशन कांस्टेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर चाहो तो नीचे जाने पर क्या हो रहा है, नीचे जाने पर बढ़ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, नीचे जाने पर बढ़ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये तो काफ़ी नया क्वेश्चन होगा, फिर भी चलो नया है इसलिए लिख ले रहे हैं। H2O, H2S, H2Se, और H2TE। हमारे पास अगर पूछ लिया जाए डिसोसिएशन कांस्टेंट करके, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे क्या, नीचे जाने पर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका। ये हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर। मान लो पूछ लिया जाए, नया क्वेश्चन होगा ये, तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं ऐसा सीम हो रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इतना ठीक है, चलो। नाउ विल स्टडी द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ, अभी तक हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी को स्टडी किया है, अब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी को स्टडी करते हैं। किसकी रिएक्टिविटी? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सब ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, all these elements form oxide of EO2 and EO3 type, where E is sulfur, selenium, tellurium, polonium। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ना ये, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है, E+O2, E+O2 से हमें दो टाइप के ऑक्साइड मिलेंगे। एक तो हमें मिल जाएगा EO2, और एक हमें मिल जाएगा EO3। ठीक है, ये रहा, EO2 मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा हमें EO3। ई क्या क्या है बेटा? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। समझे? अब यहाँ पर कुछ बातें और बताया है ऑक्साइड्स के बारे में।
जैसे इसने बोला है कि ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस, तो जो ऑक्साइड्स हैं, इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं उसमें ओजोन है, ठीक है। ओजोन कैसे बनता है बेटा? ओजोन O2 प्लस, ये ऐसे ऐसे करके ऑक्सीजन आएगा, यहाँ से O3 बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सुनो ध्यान से, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड तो गैसेज हैं ऐसे बोला गया है, वाइल सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 इज सॉलिड, तो ऐसे याद रख लिया एक बार, सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बोली है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TO2, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल, एक पॉइंट बना लेंगे हम इसी चीज़ को, ये हटा दे रहा हूँ मैं। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आपके पास है SO2, SeO2, TeO2, ठीक है, और आपको बताना है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो सबसे ज़्यादा SO2 का, फिर SeO2, फिर TO2, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, समझे? ये एक पॉइंट बना लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो नीचे जाने पर जो इनके डाइऑक्साइड्स हैं उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है SO2 जो होता है वो तो रिड्यूसिंग होता है, लेकिन जो TeO2 होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो टेल्यूरियम डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है हमारे लिए, टेल्यूरियम डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज करेगा वाइल SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये बना लेना। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है बिसाइड्स EO2 टाइप, सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम आल्सो फॉर्म्स EO3 टाइप ऑक्साइड, जैसे SO3 बनता है, SeO3 बनता है, TeO3 बनता है, बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दोनों के दोनों एसिडिक होते हैं ठीक है। तो ये जो पॉइंट लिखा था इसको मैं अब रब कर रहा हूँ यहाँ से, और फिर एक नया पॉइंट लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्या पॉइंट है? ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। कौन कौन से ऑक्साइड्स? EO2 टाइप भी और EO3 टाइप भी, EO2 टाइप भी और EO3 टाइप भी, ठीक है। बात समझ गए ना? तो ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे, इसको हटा दे रहा हूँ अब यहाँ से, रब कर दे रहा हूँ, ये चीज़ लिख लिया होगा आई होप तुमने। देखो आगे, नेक्स्ट हेडिंग इज रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ क्या रिएक्टिविटी होती है ग्रुप 16 की, उसकी बातें कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हेलाइट्स ऑफ द टाइप EX6, EX4, EX2, तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ हेलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे EX6 बन रहा है, EX4 बन रहा है, EX2 बन रहा है, जहाँ पर E क्या है? E इज़ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, E ग्रुप 16 का एलिमेंट है, और X क्या है? X हेलोजन एटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो स्टेबिलिटी होता है ना हेलाइट्स का, वो डिक्रीज करता है इन द ऑर्डर, फ्लोरीन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब फ्लोरीन के साथ जब ग्रुप 16 का एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो सबसे स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, सबसे स्टेबल हेलाइड बनाएगा, और फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, और फिर आयोडीन के साथ। बात समझ में आई है?
चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है आगे, अमंगस्ट हेक्सा हेलाइड, हेक्सा फ्लोराइड आर द ओनली स्टेबल हेलाइड, क्योंकि फ्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, पॉइंट देखो क्या है, E+X2, मैं अपने हिसाब से पॉइंट लिख रहा हूँ, E+X2 से हमें क्या मिल जाएगा देखने को, बेटा हमें देखने को मिल जाएगा EX2 कॉमा और EX4 और EX6, ये देखने को हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, फिर सेकंड पॉइंट ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16, स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, फ्लोरीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ और फिर आयोडीन के साथ। ये एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो जल्दी से। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि अगर हम हेक्सा हेलाइड की बात करते हैं तो हेक्सा हेलाइड में सिर्फ कौन सा स्टेबल हेलाइड है, हेक्सा फ्लोराइड, तो ये पॉइंट याद कर सकते हो। मैं वापस से लिख भी दे रहा हूँ, चलो इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा था अभी तक मैंने, यहाँ पर क्या बात है कि अमंगस्ट, वापस से वही पॉइंट लिख रहा हूँ, लिखने से और अच्छे से याद होता है, इसलिए मैं खुद लिख दे रहा हूँ। अमंगस्ट हेक्साहेलाइड, अमंगस्ट हेक्साहेलाइड, हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड is only stable, is only stable halide। ठीक है, ये एक पॉइंट और हो गया जो तुम लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है जितने भी हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं सारे के सारे गैसियस नेचर के होते हैं। सो ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसियस इन नेचर, दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जानते हो क्या होता है, चलो ये हटा के मैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर एक बार बना दे रहा हूँ तुम्हें। देखो सुनो, जैसे मान लो हेक्सा फ्लोराइड बन रहा है ना, तो हेक्सा फ्लोराइड क्या होगा, मान लो OF6 बन रहा है। ठीक है, हेक्सा हेक्सा फ्लोराइड्स का मतलब क्या हो गया, हेक्सा फ्लोराइड्स का मतलब क्या हो गया, OF6 हो गया, ठीक है, SF6 हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, ये सब हेक्सा फ्लोराइड्स हैं। तो SF6 का बेटा स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देखो ध्यान से, सल्फर यहाँ पर होगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। समझ गए, ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये मतलब ये जो 4 फ्लोरीन है ना, ये इन द प्लेन है, ये प्लेन के अंदर है, और ये वाला जो फ्लोरीन है ये ऊपर है वर्टिकली, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ऐसे करके। समझ रहे हो ना तुम कैसे, मतलब ऐसे है, देखो ध्यान से, ऐसे करके मान लो एक कमरा है, ऐसे ऐसे करके ये है, और एक ऊपर पॉइंट ले लिया हमने, एक नीचे पॉइंट ले लिया, ऐसे करके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रॉन। इस तरीके से ऐसे जोड़ दो सबको। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, यहाँ बीच में कौन रहेगा, सल्फर रहेगा, और बाकी फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन। समझ गए ना तुम, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट बोला है, वो पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन, इज एक्सेप्शनली स्टेबल, वो स्टेबल होता है फॉर स्टेरिक रीजन्स। ठीक है, इसको भी याद कर लेना।
स्टेरिक रीजन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग, उस सब की वजह से बनता है। तो SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन्स। चलिए, हमने हेक्साफ्लोराइड्स की बातें कर ली, सो नाउ विल टॉक अबाउट टेट्राफ्लोराइड्स। तो टेट्राफ्लोराइड्स की बातें कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ये हटा दे रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं हम टेट्राफ्लोराइड्स की। अमंग्स टेट्राफ्लोराइड्स SF4 इज अ गैस। जितने टेट्राफ्लोराइड्स हैं, टेट्राफ्लोराइड्स क्या होगा बेटा, OF4 हो जाएगा, है ना, सॉरी SF4 हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब हो जाएंगे टेट्राफ्लोराइड्स। टेट्राफ्लोराइड्स, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है SF4 तो गैस होता है, SeF4 लिक्विड होता है और TeF4 सॉलिड होता है। तो नीचे वाला सॉलिड है, ऊपर वाला गैस है। बात समझ गए क्या? वैसे OF4 बनता नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन, अच्छा एक सेकेंड यार, मैंने गलत बना दिया। OF6 भी नहीं बनेगा यार, गलत है वो, काट देना दो। OF6 भी नहीं बन, OF6 जैसा कंपाउंड नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। ये OF6 भी हटा देना, मैंने अगर कहीं लिखा है तो उसको डिलीट कर देना, SF6 बनाना सिर्फ। समझ गए? चलो, अब देखो टेट्राफ्लोराइड्स में SF4 गैस है, SeF4 लिक्विड है और TeF4 सॉलिड है। तो इस चीज़ को याद रख लेंगे, ठीक है। दीज फ्लोराइड्स हैव दीज फ्लोराइड्स हैव एक सेकेंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी फ्लोराइड्स? टेट्राफ्लोराइड्स। टेट्राफ्लोराइड्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, टेट्राफ्लोराइड्स हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राफ्लोराइड्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d होता है, ठीक है। इस वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होती है एंड स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो टेट्राफ्लोराइड्स का स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो कैसा होगा बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जैसे जैसे अगर हम बात करें SF4 की, देखो ध्यान से। अच्छा, ये आगे थोड़ा सा और बचा है, वो देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर have trigonal bipyramidal structures in which one of the equatorial position is occupied by lone pair of electrons, जिसमें एक इक्वेटोरियल पोजीशन कौन ऑक्यूपाई करेगा? लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा। दिस ज्योमेट्री इज रिगार्डेड एज सीसो ज्योमेट्री। तो इसको सीसो ज्योमेट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से। हमें SF4 का स्ट्रक्चर बनाना है ना, S बना दिया सल्फर यहाँ पर, देखो तुम समझना, और एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक लोन पेयर यहाँ पर। तुम लोग ध्यान से समझना। तो ये तीन इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, ये तीन इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। दो फ्लोरीन हो गए, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। बात समझे क्या क्या बोल रहा हूँ? ये होगा SF4 का स्ट्रक्चर। तो ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये जो तीन पोजीशन है ना बेटा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। एक ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, एक ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, मतलब ये लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। ये तीन, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन, ठीक है, ये तीन फ्लोरीन ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। और इसको हम बोलेंगे ये एक्सियल है, ये वाला एक्सियल है, और ये वाला क्या है? ये इक्वेटोरियल है। सीसो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तुम लोगों को? तुमने सीसो देखा है? सीसो कैसा होता है? सीसो देखो, पहले मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें सीसो दिखाता हूँ। ऐसे ना बचपन में गांव में हम लोग तो खेला करते थे खूब।
ऐसे होता था एक डंडा सा, तुमने भी खेला ही होगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सीसो, है ना, सीसो। अब देखो यही तो वो भी है, समझ में आया कैसे है ये, देखो, देखो कैसे है ये एक्सियल फ्लोरीन है, ये एक्सियल फ्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे बीच में सल्फर है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बीच में सल्फर है, यहाँ पे एक लोन पेयर ले लो। हम्म, यहाँ पे एक लोन पेयर ले लो, यहाँ पे एक फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन हो गया। बात समझ में है कैसे सीसो ज्योमेट्री रिगार्ड किया जा रहा है, स्ट्रक्चर बाय पिरामिडल। और जब ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्रिकली ये दिखता कैसा है, सीसो स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। अच्छा, ऑप्शन में कभी कभी ज्योमेट्री देके ही बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर पूछ लेगा, लेकिन शेप पूछेगा तो वी विल से कि भाई ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। लेकिन मान लो अगर ज्योमेट्री करके पूछ लेता है, ज्योमेट्री करके, तो हम लोग बोल देंगे इस ज्योमेट्री को, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल टाइप ज्योमेट्री को हम लोग सीसो ज्योमेट्री बोलते हैं। समझ में आ गया ना तुम्हें, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देख लेते हैं। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। अब अभी तक हमने टेट्रा टेट्रा हेलाइड पढ़ा था, अब हम डाई हेलाइड पढ़ रहे हैं, EX2 पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं। डाइक्लोराइड जैसे सल्फर SCl2 बना देगा, SBr2 बना देगा, तो डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बना देगा, समझ गए क्या, SCl2 बना देगा और SBr2 बना देगा, डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाता है, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स। These dihalides are formed by sp3 hybridization and thus have tetrahedral structure। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो डाइक्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 16 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, देखो ध्यान से, डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स of group 16 has sp3 hybridization and tetrahedral structure, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और एक और पॉइंट लिख लेना, ऑक्सीजन डज नॉट फॉर्म डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड। बात समझे, ऑक्सीजन नहीं बनाता है डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स होते हैं ग्रुप 16 के, उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा बेटा। स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फटाफट कॉपी करो इन्हें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आगे कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम फटाफट देख लेते हैं। द वेल नोन मोनोहेलाइट्स आर डायमेरिक इन नेचर। द वेल नोन मोनोहेलाइट्स आर डाइमेरिक इन नेचर। डाइमेरिक देखो क्या है, एग्जाम्पल है S2F2, S2Cl2, S2Br2, S2Cl2, Se2Cl2 एंड Se2Br2, ये मोनोहेलाइट्स हैं सब, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोहेलाइट्स अभी लिख लेते हैं, पहले ये सब तो लिख लो। ये मैं हटा दूँ नीचे वाला, नीचे वाला हटा दो। हमने धीरे 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 करके आधा पी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म कर लिया, आधा और बचा, आधा जल्दी खत्म हो जाएगा। एक पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत लंबा चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुमको, इसको बहुत बार पढ़ना। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोहेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16।
एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोहेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 क्या क्या होगा बेटा? S2F2, S2Cl2, S2Br2, ठीक है, Se2Cl2, Se2Br2, ये हैं एग्जाम्पल्स मोनोहेलाइड्स के। कुछ मोनोहेलाइड्स भी बन रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? डायमेरिक, डायमेरिक इन नेचर है। पहले ये एग्जाम्पल लिख लो। डायमेरिक का मतलब समझ रहे हो ना? मोनोहेलाइड एक्चुअली SF बनना चाहिए था, लेकिन वो SF नहीं बन के S2F2 बनता है, डायमेरिक बनता है। मोनोहेलाइड बनना क्या चाहिए था? SF बनना चाहिए था, एक हेलाइड, मतलब मोनोहेलाइड की बात कर रहा है, लेकिन वो डायमेरिक होता है तो S2F2 बनता है, S2Cl2 बनता है। तो ये भी लिख सकते हो तुम एक पॉइंट बना के ऐसे करके, मोनोहेलाइड्स of group 16 are dimeric in nature. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पे कि ये डायमेरिक हेलाइड्स जो होते हैं ये, ठीक है, ये जो डायमेरिक मोनोहेलाइड्स होते हैं ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। देखो ध्यान से, ये मैं हटा दूंगा एग्जांपल्स ऑफ मोनोहेलाइड्स, और ये नेक्स्ट वाला पॉइंट। So next point is monohalides of group 16 undergo, या मोनोहेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 बोलो, चाहे एक सेकेंड है, डायमेरिक हेलाइड्स बोल दो, डायमेरिक मोनोहेलाइड्स, डायमेरिक मोनोहेलाइड्स undergo disproportionation रिएक्शन, जिसमें एक एग्जांपल भी दिया है, पता है? एक एग्जांपल दिया है कि Fe2Cl2 को अगर डिकम्पोज कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा AcCl4 में और Ac में, ठीक है। Fe2Cl2 को अगर हम डिस्प्रपोर्शनेट कराएं तो वो AcCl4 में Ac का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +4, और Fe2Cl2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो देखो +1 से 0 हो गया मतलब रिडक्शन हुआ है, और +1 से +4 हो गया इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आ गया समझ में? बना लो जल्दी से। अब देखो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7.11 पूछा गया है H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। तो मैंने बताया आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है, नीचे जाने पर घटता है, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है नीचे जाने पर। नीचे जाने पर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। चलो अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद से करना, ये पढ़ चुके हो तुम सब। इंटेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा फिर से कुछ भी। इंपॉर्टेंट सोर्सेज, ठीक है, लहसुन प्याज इन सब में सल्फर पाया जाता था, याद है कुछ? राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, आज ही लिखाया मैंने। वाई इज H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस? क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसलिए H2S गैस है। लो बता दिया सब कुछ। सो अगला हेडिंग होगा डाई ऑक्सीजन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी डाई ऑक्सीजन, लिख सकते हो इतना।
पढ़ लें क्या? पढ़ लें क्या पूछ रहा हूँ, रिस्पॉन्ड करो फिर आगे बात करते हैं। इसको भी पढ़ लें क्या, डाइऑक्सीजन को? तुम बता दो, अगर तुम बोलोगे तो पढ़ा दूंगा मैं। बस करें या पढ़ लें? इतना तो रिस्पॉन्ड कर दो। अरे बोल दिया करो, अगर नहीं भी पढ़ना है ना तो ऐसे बोल दिया करो, ठीक है सर हो गया आज के लिए। ऐसे तुम शर्माते रहते हो। ओहो, नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा जी, चलो तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डाइऑक्सीजन से। सो अब ज़्यादा बचा नहीं है इसमें, अब जल्दी ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो जितना पढ़ाया मैंने उसको अच्छे से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए भाई, करते हैं समाप्त इस लेक्चर को। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.